Good morning, students. Class 8th. Welcome back to all of you again to the SST classes. Okay. So class 8th, we are studying lesson number 4 in history, and the name of the lesson number 4 is Tribal People and Colonialism. Clear? तो बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था, तो किस प्रकार से जो ट्राइबल ग्रुप थे, जो आदिवासी थे, उन्होंने उनका जीवन किस प्रकार से उस टाइम पे व्यतीत हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पार्ट में देख लिया इस चैप्टर के, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कितने अलग अलग तरीके के ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, उनको हम लोग किस किस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं एंड सो ऑन। तो इसी सीक्वेंस में हम लोग आज देखेंगे ट्राइबल्स एज एनिमल होल्डर्स। अब कुछ ट्राइबल्स वो होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, जानवरों को चराते हैं और अपना काम मतलब अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी लिवलीहुड को वो सरवाइव कर पाते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, देयर वर सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स हु लिव्ड मेनली बाय होल्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। ठीक है, तो ये लोग क्या काम करते हैं, पशुपालन करते हैं। दीज पीपल वर टर्म्ड एज पास्टोरलिस्ट। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो इन ट्राइबल्स को हम लोगों ने क्या बोला, पास्टोरलिस्ट भी बोला। दे कीप शिफ्टिंग अलॉन्ग विद देयर एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फ्रेश पास्चर्स। In fact, their movement was decided according to the seasons. They moved to another place where the amount of grass in one area got reduced considerably due to the seasonal change. तो क्या बताया जा रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, अपने तो मूव करते ही हैं, साथ में अपने साथ में जो भी इनके कैटल होते हैं उनको भी अपने साथ में मूव करवाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जहाँ पे ज़्यादा घास होती है ये लोग वहाँ चले जाते हैं ताकि इनके जो कैटल है वो अच्छे से घास खाएं और जी सकें। ओके, फिर क्या लिखा है, द एनिमल होल्डर्स reared एनिमल्स, नॉट ऑल ऑफ देम reared द सेम काइंड ऑफ एनिमल्स, सम ऑफ देम reared मेनली कैटल। ठीक है, सम रेज्ड शीप एंड सम गोट्स। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ट्राइबल्स एक ही कैटल को उन्हीं का पशुपालन करने लगे, जैसे सबके सब गाय को ही पालने लगे। कुछ क्या काम करते थे, गाय पालते थे, कुछ भैंस पालते थे, कुछ शीप को पालते थे, कुछ बकरियों को पालते थे। इस तरीके से वो लोग अपना काम चलाते थे। इसी में क्या लिखा है, लबाड़ीज़ ऑफ आंध्र प्रदेश, वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल्स। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कौन से ट्राइबल कहाँ पे कौन सी जगह पर वो रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। और इसके पहले वाला जो आपका ये था मैप ऑफ इंडिया शोइंग लोकेशन ऑफ डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 52 पे है। ठीक है, ताकि क्या हो कि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए चीज़ें। देखो यहाँ पे लिखा भी है, वन गुज्जर्स जो है पंजाब में है ना, पंजाब हिल्स में। और देखो वन गुज्जर्स पंजाब की तरफ बना हुआ है, लिखा हुआ है। चलो, तो वन गुज्जर्स पंजाब हिल्स में ये सब जो है कैटल होल्डर्स थे। गड्डीज कुल्लू हिमाचल के, ठीक है। भोटियाज जो है वो उत्तराखंड के थे। ये लोग शेफर्ड्स थे, ये लोग शीप को रेयर करते थे। फिर बकरवाल्स जो है वो कश्मीर के थे, जो कि गोड्स और शीप्स को रेयर करते थे। ये देखो, बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रेज गोड्स एंड शीप। बकरी से बकरवाल से याद कर लो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, गोड्स और शीप को रेयर करते थे। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो आराम से। चलो, हिस्ट्री रिवील्स बस्तर इज़ अ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो बस्तर जो है एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है इस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ में। ट्राइबल्स फॉर्म अबाउट 70% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो एक पूरा का पूरा जिला ही छत्तीसगढ़ में बस्तर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 70% पॉपुलेशन जो है वो ट्राइबल पीपल की है। आगे बढ़ोगे, ट्राइबल्स आर सेटल्ड कल्टिवेटर्स। तो कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जो कि पूरी की तरीके से सेटल्ड थे और वो एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, जैसे कि शिफ्टिंग और झूम कल्टीवेशन करते थे। और कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी से पहले ही उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। ये लोग क्या काम करते थे, सच ट्राइबल्स कल्टिवेटेड देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक ही जगह पे रहते थे और वहीं की जगह पर मतलब थोड़ी थोड़ी ज़मीन में जितनी भी इनकी पॉपुलेशन होती होगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे
ऑन अ पीस ऑफ लैंड। फिर धीरे धीरे क्या होता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम सेटल्ड कल्टिवेटर्स गॉट ओनरशिप राइट्स ओवर द लैंड्स। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब जिस भूमि पर ये लोग कल्टीवेशन करते थे, खेती करते थे, धीरे धीरे उनको ये लोग अपना कहने लगे, ठीक है। और इस वजह से क्या हुआ, जो लैंड एरिया था ये इनके हाथ में आ गया। कभी कभार क्या होता, मतलब इसके बाद क्या होने लगा कि जो लैंड था वो पूरी की पूरी ट्राइबल पीपल का जो क्लैन था, पूरी कम्युनिटी थी, उसका ऑथराइजेशन में आ गया, मतलब उसके हाथ में आ गया। और जो मेंबर्स थे क्लैन के, उनको क्या कहा जाता था, दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड लेबर्ड हार्ड टू क्लियर द लैंड। तो जो मतलब मुखिया होता था ट्राइबल पीपल के कम्युनिटी का, उसके अंडर में सारी ज़मीन आया करती थी। और उसको ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि उसी ने उस ज़मीन को साफ़ सफाई करके, मतलब पहले फॉरेस्ट वगैरह होगा तो उसको काट पीट करके ज़मीन को खेती के लायक बनाया था। और वैसे तो जो ज़मीन है वो पूरी की पूरी ट्राइबल कम्युनिटी के हर एक लोगों से बिलोंग करती थी, मतलब हर एक लोगों की थी। फिर जैसे जैसे टाइम पास होने लगा, ट्राइबल पीपल के पास और भी पावर्स आने लगे। जैसे कि कुछ ट्राइबल पीपल चीफ बन गए, लीडर्स बन गए, ठीक है। और उनको वो अपने अंडर में चेले वगैरह जो हैं उनको रखने लगे, और उनकी बातों को जो उनके, जैसे मान लो कि गुरु होते हैं ना और शिष्य होते हैं, तो गुरु की बातें सब शिष्य लोग मानते हैं। उसी तरीके से ये लोग चीफ बन गए, लीडर बन गए, और इनके अंडर में जो ट्राइबल्स थे इनकी बातें मानने लगे। उसके बाद ये पावरफुल बनने लगे, धीरे धीरे ढेर सारी ज़मीन को ये हथियाने लगे, ठीक है ना। आप क्या काम करते थे, ये लोग खुद ज़मीन पे जा कर के काम नहीं करते थे, खुद खेती नहीं करते थे, बल्कि ये दूसरों को किराए पर दे देते थे। और जिसको ये लोग किराए पर देते थे खेती करने के लिए, उसको जब प्रोड्यूस होता था, जब खेती हो जाती थी, जब अनाज मिलता था, तो उसका कुछ पोर्शन उसको दे देते थे जो खेती करता था, ठीक है। ब्रिटिश जज द लेवल ऑफ सिविलाइजेशन इन अ ट्राइबल कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू इट्स वे ऑफ लिविंग एंड ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़। द सेटल्ड ट्राइबल्स वर लुक्ड अपॉन एज मोर सिविलाइज्ड एंड दैन हंटर गैदरर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। तो ब्रिटिश था जो, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने किस तरीके से जज किया ट्राइबल पीपल को, उनके लेवल ऑफ सिविलाइजेशन से। मतलब जो ट्राइबल पीपल ज़्यादा सिविलाइज्ड थे, मतलब इस तरीके से थे, जो कि सेटल्ड कल्टिवेटर्स थे, तो उनको ब्रिटिशर्स तो रिकॉग्नाइज़ करती थी कि आप ट्राइबल पीपल हो, आप जो भी आपकी ज़मीन वगैरह है वो है। लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, जो गैदरर्स थे, उनको ब्रिटिशर्स रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करती थी, उनको वो ट्राइबल नहीं मानती थी। उनको ये लगता था, मतलब ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि ये लोग तो डाकू हैं, बस कहीं पे भी जा कर के खेती करने लगते हैं, कहीं पर ले आकर के भेड़ बकरी चराने लगते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, संथल्स और गोंड्स, ये दो इस प्रकार के ट्राइबल थे, ट्राइब्स कम्युनिटी थे, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइज्ड बन गए, मतलब इन्होंने सेटल्ड कल्टिवेटर्स बन गए, ठीक है। द ट्राइबल्स हु ड्वेल्ट इन फॉरेस्ट वर व्यूड एज अनसिविलाइज्ड। और वो ट्राइबल ग्रुप जो कि जंगलों में भटकते रहते थे इधर उधर, उसको अनसिविलाइज्ड कहते थे। इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल्स। अब कॉलोनियल रूल का ट्राइबल्स का पर क्या असर पड़ा, ये देखते हैं हम लोग। देखो, जैसा कि आप सब समझ गए बच्चों, ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं वो धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस के अंडरगो वो गई, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हुए ट्राइबल सोसाइटीज़ में। फिर जब ब्रिटिशर्स आए तो ट्राइबल सोसाइटीज़ में और भी बहुत तेज़ी से बदलाव आने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने की जो न्यू पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही अलग तरीके की थी, रेडिकल थी। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जैसा कि ब्रिटिशर्स क्या काम करते थे, वो तो सेल्फिश थे ही, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। तो जब वो अपने बारे में सोचते थे कि वो कभी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा। और फिर क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उनको इन्होंने इग्नोर कर दिया, उनकी ज़मीनों को अपना बना लिया ब्रिटिशर्स ने, और उनको छोड़ दिया इन आइसोलेशन। मतलब कि जाओ जहाँ पे भी जाना है, मरो जियो खाओ पियो, जो भी मना करो, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। एट द सेम टाइम दे वॉन्टेड टू कीप द ट्राइबल्स आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। और ये भी चाहते थे कि पूरे भारत से ही कहीं भाग जाए, ठीक है, भारत में ये रहें ही ना। फिर क्या हुआ, they had realized that if the tribals were not kept isolated they could play a vital role in the national movement। और ब्रिटिशर्स को ये भी बात अच्छी तरीके से पता थी कि अगर इनको हम लोग हटाएंगे नहीं ट्राइबल्स को, तो ये लोग नेशनल मूवमेंट में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब जब हमको खदेड़ने की बात आएगी, जब ब्रिटिशर्स को भगाने की बात आएगी, तो ट्राइबल पीपल बहुत अच्छा काम करेंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं हैं, भले ही ये भाला और तीर और बर्छा से लेकर के भगाने की कोशिश करें। फिर क्या हुआ,
As the British extended their colonial rule, it began to affect the traditional lifestyles of the tribal communities. अब जिस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे वो हर चीज़ में इंटरफियर करते थे, हर चीज़ में दखलंदाजी करते थे. जो ट्राइबल कम्युनिटी जो भी कपड़ा पहन रही है, जिस भी तरीके की लैंग्वेज बोल रही है, जो भी खा रही है, जो भी उनके सोशल कस्टम्स है, जिस भी तरीके से वो विवाह शादी कर रही है, उन सारी चीज़ों में ब्रिटिशर्स ने दखलंदाजी कर दिया और ट्राइबल कम्युनिटी को ये बातें पसंद नहीं आई. चलो, तो इसी सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कैसे किन किन ट्राइबल्स पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो इम्पैक्ट ऑन ट्राइबल चीफ्स. अब जो ट्राइबल चीफ्स थे, मतलब जो ट्राइब कम्युनिटी के जो लीडर हुआ करते थे, उन पर क्या असर पड़ा ये देखेंगे हम लोग. तो जब तक ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं आए थे, ये ट्राइबल चीफ्स जो थे ये बहुत अच्छे से, ये इनके पास पावर हुआ करता था, अथॉरिटी हुआ करता था, इनको कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, ये इन लोगों को इम्पोर्टेंट पर्सन माना जाता था और इनके पास इकोनॉमिक पावर भी बहुत ज़्यादा थी. मतलब इनके अंडर में ज़मीन हो गया, पैसे वगैरह हो गए. ठीक है, पैसे तो उस टाइम पे नहीं थे, ज़मीन हो गई या फिर जो कैटल है, वो जैसे मान लो कि कोई ट्राइबल पर्सन है जिसके अंडर में 500 शीप है और कोई ट्राइबल पर्सन है जिसके अंडर में 1000 शीप है. तो ज़्यादा मोस्ट पावरफुल कौन हुआ? जिसके अंडर में 1000 शीप है. ठीक है, कुछ ट्राइबल फोर्सेस की अपनी पुलिस फोर्स हुआ करती थी जो कि इनकी सिटीजन्स की, जो इनकी ट्राइबल कम्युनिटी थी, इनकी रक्षा करती थी. जो बाहर से कोई अगर इनके ऊपर आक्रमण वगैरह करता था तो हिस्ट्री रिवील्स में यहाँ पे ट्राइबल चीफ की आप लोग फोटो देख सकते हो. देख रहे हो नाक में क्या पहने हुए हैं बर्छा की तरीके से, और सर पे क्या लगाए हुए हैं ये तो खराब. ठीक है, इनके सर पे देखो लोहे का क्या मुकुट पहने हुए हैं. तो इस तरीके से ट्राइबल चीफ को आप लोग देख सकते हो. हिस्ट्री रिवील्स में क्या लिखा है? ट्राइबल चीफ इज़ यूजुअली द लीडर ऑफ अ ट्राइब और द हेड ऑफ द ट्राइबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये तो समझ ही गए आप लोग. However, notion of the tribal chief is somewhat vague and arbitrary. It is because the terms chief and tribe are not clearly defined and sometimes a tribal chief may be referred to as petty ruler or headman. तो वही बातें बताई जा रही हैं कि ट्राइबल चीफ जो था वो लीडर हुआ करता था ट्राइबल कम्युनिटी का, लेकिन यहाँ पे चीफ जो है और ट्राइब, ये इन चीज़ों को जब हम लोग लिख रहे हैं तो इससे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ें डिफाइंड नहीं हैं. चलो, तो ट्राइबल चीफ के ऊपर क्या असर पड़ा? अब जो पावर और अथॉरिटी थी जो कि पहले चीफ्स के अंडर में रहती थी, वो अब किसके हाथ में चली गई? वो सत्ता चली गई अब ब्रिटिशर्स के हाथ में. अब इनके पास जो ज़मीन के टाइटल्स हुआ करते थे, जिस तरीके से ये लोग ज़मीन दे दिया करते थे खेती करने के लिए, ठीक है, किराए वगैरह पर, अब तो सारी ज़मीन इनसे ब्रिटिशर्स ने छीन लिया, स्नैच कर लिया. अब इनको ब्रिटिशर्स के हिसाब से चलना पड़ता था और इनके हाथ में जो भी पावर थी, जो भी अथॉरिटी थी, वो सब ख़त्म हो गई थी, नील हो गई. ठीक है, और उसके बाद अभी सारी पावर और अथॉरिटी तो गई सो गई ही. उसके बाद इनको क्या करना रहता था कि जो भी इनके पास ज़मीन बची कुची थी उस पे जो भी खेती होती थी उसका कुछ परसेंटेज इनको ब्रिटिशर्स को भी देना होता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्स. ब्रिटिशर्स क्यों मांगते थे इनसे टैक्स? क्योंकि ये कहते थे ब्रिटिशर्स कि हम आपको अपनी गवर्नमेंट के अंडर में रखे हैं और आपके जो भी मतलब अपलिफ्टमेंट के लिए है, जो भी आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, तो जो भी आपका खान पान है वो सब हमारे अंडर में हो रहा है, इसलिए आप हमको टैक्स दोगे. इसलिए जो ट्राइबल चीफ्स थे अब वो अपने ट्रेडिशनल फंक्शंस को भी परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि भाई खाने को जब नहीं मिलेगा तो इन लोग क्या डांस करेंगे और अपना फेस्टिवल मनाएंगे और हुर हुर करेंगे, ये सब क्या करेंगे. चलो, इम्पैक्ट ऑन झूम कल्टिवेटर्स पे आ जाओ. अब झूम कल्टिवेशन मतलब वही हो गया आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो इनके ऊपर क्या पड़ा भाई? अब देखो, ब्रिटिशर्स को ये बात आसान लगी कि हम इनके ऊपर तो आराम से कोई भी रूल लगा देंगे, क्योंकि ये लोग तो ये भी नहीं कह सकते हैं ना कि हमारे पास ये ज़मीन है, क्योंकि ये लोग तो एक ज़मीन पे खेती करते हैं फिर उसको जला करके दूसरी ज़मीन पर पहुंच जाते हैं. तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया कि इन लोगों को, ब्रिटिशर्स की दो ही पॉलिसी थी, या तो वो पहले क्या काम करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे, अपने अंडर में रख के खूब काम करवाएंगे, और नहीं तो अगर किसी राजा महाराजा होते थे, पैसा वगैरह होते थे, तो उसके साथ में युद्ध करते थे. तो उन्होंने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया. उन्होंने कहा कि चलो आओ हमारे पास आओ, हमारे खेतों में काम करो और अपना मतलब जो भी खेती होगी उसका कुछ परसेंटेज तुम लोग ले लेना और अपना जीवन यापन करना. लेकिन इसके अंडर में क्या हुआ? वो लोग आ गए. टू अचीव द सेम दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स अंडर विच दे मेजर्ड लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल टू दैट लैंड एंड ऑल्सो फिक्स्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी पेड टू द स्टेट. तो लैंड सेटलमेंट्स को बनाया ब्रिटिशर्स ने
इसके अंडर में क्या किया उन्होंने, ज़मीन को बांट दिया और उसके बाद में वो डिफाइन कर दिया कि कितना किसका ज़मीन है। इसके बाद जो मनी थी उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसको कितना पैसा देना है। अब जो न्यू सिस्टम थी इसमें जो लैंड ओनर्स थे और जो टेनेंट्स थे ये सब क्या हो गए, इन लोगों को पैसा मिलने के बजाय इन लोगों को पैसा देना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो दीज न्यू डेवलपमेंट्स ग्रेटली अफेक्टेड द लाइफ स्टाइल्स ऑफ द झूम कल्टिवेटर्स। ठीक है, देयर वर सम प्रॉब्लम्स दैट हिंडर्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू लैंड सेटलमेंट्स। अब न्यू लैंड सेटलमेंट्स ब्रिटिशर्स लेकर के आएंगे तो इतनी आसानी से लागू तो हो नहीं जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई। सबसे ज़्यादा जैसे कि जहाँ पे पानी की कमी थी, जहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी थी, जहाँ पे जो मिट्टी थी वो सूखी हुआ करती थी जो कि कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर नहीं था, वहाँ पे इन चीज़ों के लिए ज़्यादा दिक्कत हुई। झूम कल्टीवेटर्स जो थे वो सेटल्ड कल्टीवेशन तो था नहीं उनका, तो उनके जो क्रॉप होंगे जो जब वो हार्वेस्टिंग करेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्रॉप्स सबसे अच्छे हों, वो तो अपना बस किसी तरीके से खाते पीते थे, अपना काम चलाते थे। अभी क्या हुआ, जो लैंड सेटलमेंट्स ऐसे आ गए कि नए वाले जो कि क्या करेंगे, अब वो ब्रिटिशर्स क्या बोलेंगे कि तुम्हारा खेती हो, उसमें अनाज हो चाहे ना हो, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको तो बस पैसा चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब देख लिया ब्रिटिशर्स ने कि अब ट्राइबल्स पे जब इतना ज़्यादा भार रख दिया कि तुमको सब काम करना ही है, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्राइबल कम्युनिटी गुस्सा आ गई, भड़क गई। उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट छेड़ दिया। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स ने धीरे थोड़ा सा लॉ को रिलैक्स किया, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन लॉ था, स्ट्रिंजेंट लॉ था, उसको थोड़ा रिलैक्स बनाया और झूम कल्टीवेटर्स को क्या बोल दिया कि आप ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन कर सकते हो। द गवर्नमेंट डीमार्केटेड सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फॉर दिस पर्पस। और ब्रिटिश के जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उसने कुछ ज़मीन ट्राइबल कम्युनिटी को इस चीज़ के लिए दे दिया। मिसलेनियस इफेक्ट देख लो ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे। देखो जो फॉरेस्ट लॉज में चेंजेस थे ये तो बहुत तरीके से ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं, क्योंकि अब वो लोग फॉरेस्ट जो सामान होता है, जो थिंग्स होती हैं, उसके ऊपर वो लोग डिपेंडेंट थे कि हम लोग जो भी जंगल से सामान मिलेगा उसी से अपना खाएं पिएंगे, अपना जिस तरीके से भी लकड़ी काटेंगे, ये सब चीज़ें। तो वो सब तो ब्रिटिशर्स के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। अभी नई लॉज में क्या होने लगा, नए कानून जो बने उसमें क्या हुआ, फॉरेस्ट वो डिक्लेयर टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। जंगल जो था वो प्रॉपर्टी बन गया, किसका बन गया, वो ब्रिटिशर्स का प्रॉपर्टी बन गया और ब्रिटिश सरकार उसको अपने हिसाब से चलाएगी। ठीक है, कुछ सम फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड यूजफुल टिम्बर दैट द ब्रिटिश नीडेड। ठीक है, अब जो भी टिम्बर वहाँ से हो रहा था वो ब्रिटिश सरकार को ज़रूरत हुआ करती थी, तो उसको उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट के कैटेगरी में रख दिया। रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी में क्यों रख दिया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सरकार इस्तेमाल करेगी, इसमें कोई आ जा नहीं सकता है, इसमें कोई इसका सामान नहीं छुएगा। इन दीज फॉरेस्ट पीपल कुड नॉट मूव फ्रीली, वही बात है। ठीक है, गवर्नमेंट लॉ डिड नॉट अलाउ देम टू गैदर फूड, हंट एनिमल्स और प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन। मतलब वहाँ पे कोई भी खाना और वहाँ पे जा कर के शिकार करना और वहाँ पे जा कर के झूम कल्टीवेशन करना, ऐसा कुछ भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सरकार के अंडर में थी पूरी तरीके से। ठीक है, तो ट्राइबल्स के पास क्या था, अब ट्राइबल्स क्या करते हैं, अब ट्राइबल्स वही काम करते हैं, अब उनके पास कोई सामने चॉइस ही नहीं थी, तो अब इधर उधर वो लोग अपने जीवन यापन के लिए घूमने लगे, भाई हम करें क्या। यहाँ फोटो देख सकते हो, झूम कल्टीवेटर्स वर अलाउड टू लिव नियर कल्टीवेबल लैंड्स इन फॉरेस्ट। कांवर की तरीके से दोनों तरफ लेकर के चल रहे हैं अपना सामान बेचारे। चलो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, किसके अगेंस्ट में, ट्राइबल्स के अगेंस्ट में, जो कि जंगल में रहते थे। डिपार्टमेंट नीडेड द ट्राइबल पीपल फॉर कटिंग ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लॉट्स। तो रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए ट्राइबल्स की ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को, ताकि वो लोग पेड़ वगैरह काटते, लेकिन ट्राइबल्स इसके लिए राज़ी नहीं हुए। तो कुछ समय बाद सरकार को लगा कि हाँ भाई ये मानेंगे नहीं, तो इसलिए इन लोगों को क्या किया, झूम कल्टीवेटर्स को कुछ पीसेस ऑफ लैंड दे दिया कि आप इस पर खेती करो, और कुछ जंगल का पोर्शन दे दिया कि ये जंगल आपका है और यहाँ पे आप रह सकते हो। ठीक है, लेकिन जंगल और ज़मीन जो दी गई थी वो किस कॉम्प्रोमाइज़ पर दी गई थी, इस कॉम्प्रोमाइज़ पर दी गई थी कि जब भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी आप उसमें लेबर प्रोवाइड करोगे, मतलब आप आकर के जब भी हमें ज़रूरत होगा आप हमारे लिए पेड़ वगैरह काटोगे। इस तरीके से ब्रिटिशर्स का देखा दिमाग।
ब्रिटिशर्स ने क्या किया, चीप लेबर उनको मिल गया। अब लोग क्या, वो उनके सामने जो काम करने वाले थे वो फोकट में काम करेंगे और इनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और इस तरीके से उन्होंने गांव जो विलेजेस थे उसको भी, सेवरल फॉरेस्टेड रीजन्स थे उसको भी सब कटवा करके उस पर रेल ट्रैक वगैरह बिछा करके उसमें भी अर्बनाइजेशन करने लगे। लेकिन बहुत सारे भारत में रीजन्स ऐसे भी थे जहाँ पे ट्राइबल्स को कोई भी रिलीफ नहीं दी गई, मतलब ट्राइबल्स को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया और उनकी पूरी ज़मीन वगैरह छीन करके उनको इस तरह छोड़ दिया गया। तो ट्राइबल्स जो थे वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अब फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सरकार ने क्या किया, उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, गैर कानूनी है। अब ट्राइबल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन रिबेल अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना। तो इसी में आप देखोगे कि द संग्राम संगमा रिबेलियन ऑफ 1906 जो कि असम में हुआ, और फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1930s जो कि सेंट्रल प्रोविंसेस में हुआ। ये दो एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। इसमें ये जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या छेड़ा, आंदोलन। चलो बच्चों, बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। 20 मिनट से ऊपर का वीडियो हो गया, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू।